चैट्स इनेबल है? चेक कर लेना, हमेशा तू बोलता है और फिर नहीं होता है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऑल द सबोला आर्मी इन द हाउस। यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम? यस मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को और सपोलियों को, खूब सारे सपोले बनाते हो तुम लोग, ठीक है? कहीं पे भी लाइव अगर लक्ष्य के बच्चे दिख जाए तो सपोला साइन जरूर आता है, ठीक है? अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या फील हो रहा है बेटा इस चैप्टर में? जब 4 लेक्चर्स, भी आज 5वां लेक्चर है, मतलब 2 हफ्ते तो हो गए लेक्चर्स। मैंने ना, मेरे को लग रहा है कि मेरा गाल कट गया यार खुद से। ऐसा कब होता है? जब मेरे को कोई पीछे से कुछ बोल रहा हो, ठीक है? तुम लोग बोल रहे हो मेरे को कुछ दर्द हो रही है। बढ़िया चल रही है पढ़ाई। आई होप कि कोई बैकलॉग नहीं हुआ है। मेरे को बेटा कुछ पीछे से बोलोगे तो फिर मैं पढ़ाएगा कैसे? मेरा मुंह कट जाएगा तो पढ़ाएंगा कैसे, ठीक है? अच्छा सुनो, पहली बात तो बेटा पोल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। आई नो सबके पास पोल्स नहीं जा रही है, तो मैं पोल नहीं कराऊंगी, क्योंकि उन बच्चों को बहुत ज्यादा बेटा दुख दर्द समस्या होती है और मौत आती है जिनके पास पोल नहीं जाता है। मैं उनका दुख समझ सकती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में मुझे रिवीजन कराना है तुम लोगों को, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पहले पिछले क्लास का रिवीजन कराऊंगी और फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो वॉइस नहीं है यार, मैं लो वॉइस में बोल रही थी, ठीक है? जब तक मैं ऐसे चिल्ला के नहीं बोलूंगी तब तक तुम लोगों को लो वॉइस लगेगी। बहुत ही बढ़िया जानदार। तो मेरे को बताइए मेरे बच्चों, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, और क्या हम रेडी हैं पहले बेटा समाप्ति एक्सप्रेस के लिए, विच इज द रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास जो हमने किया था। और फिर मेरे बच्चों आज हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है स्पर्म का स्ट्रक्चर, जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी, ठीक है? हमारी अधूरी कहानी, ठीक है? तो उसको हम पूरा करेंगे। हार्मोनल कंट्रोलर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैंने तुम्हें करोड़ों बार बेटा पिछली क्लास में बोला था कि हम इसे रिपीट करेंगे बच्चों, तो कोई चिंता मत करना, मैं इसको रिपीट करूंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तुम लोग के, और मेरे को ये समझ में आता है जितना भी मैं पढ़ के समझ पाती हूँ कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट करके क्लास में सुनते हैं। और शायद आप लोगों की भी बेटा उतनी ही मेहनत है, जिन बच्चों को क्लास में याद हो जाता है या जिनको अभी तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं आ रही, अभी तक सब प्लस प्लस चल रहा है। और बेटा ये चीज को ही, इसी फीलिंग को आपको सेशन, मतलब जब आपका 12th एंड होगा ना, इसी फीलिंग के साथ में आपको बेटा रहना है, ठीक है? तो जो मेहनत मैं हर दिन आपको याद दिलाती रहूंगी कि बेटा, हाँ, तो हर दिन बेटा यही याद रखना कि मेरे को लास्ट तक आते आते अपनी एनर्जी और अपना रिवीजन इसी तरीके से मेंटेन रखना है, ठीक है? तो अंदर से खुद को मोटिवेशन आएगी। आप खुद सोच के देखो, आपको खुद को कितना अच्छा लगता होगा जब आपको ये लगता है कि मैं सब आंसर कर पा रहा हूं या मेरे को सब याद हो जा रहा है क्लास में। और वो फीलिंग जो होती है ना बेटा, वो सबसे अच्छी मोटिवेशन होती है। नो मैटर मैं आपको कितनी भी मोटिवेशन दूं, पर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके मोटिवेशन हासिल करते हैं, जो आप चीजों को लर्न करके मोटिवेशन हासिल करते हैं, जो आप अच्छा पेपर देके मोटिवेशन हासिल करते हैं, वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आएगा बेटा। तो वो मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर रखनी है, ठीक है? चलो आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, लेकिन सबसे पहले हम बेटा थोड़ा सा आपको होमवर्क दिया था, और मैंने होमवर्क का आंसर बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था क्या इस डायग्राम में आपको थोड़ी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक, ऐसा कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, एक छोटी सी मिस्टेक थी जो आपको पहचाननी थी। कई लोगों ने सही पहचानी है, जिन्होंने नहीं पहचानी है उसको मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो ये वाला एक बारी मैं पहले आपको बता देती हूँ। और ये भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, विच वाज द फॉर्मेशन ऑफ बेटा स्पर्म्स इन द मेल, यानी कि गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमने बेटा मेल्स के केस में पढ़ा था। अच्छा, स्पर्मेटिड, देखो इसमें एक ही चीज, देखो बहुत सारी मल्टीपल्स आंसर आए थे। कई लोगों ने बोला था मैम स्पर्मेटिड की जो शक्ल बनाई हुई है वो गलत बनाई है, मैम स्पर्मेटिड का अटैचमेंट जो दिखाया हुआ है वो गलत दिखाया हुआ है, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि स्पर्मेटिड जो दिखाया हुआ है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये बेटा आपको स्पर्मेटोगोनिया दिखाए हैं, ये सर्टोली सेल्स दिखाए हैं, फिर ऑफ कोर्स यहां से बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां से बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे बनते हैं स्पर्मेटिड, उससे बनते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है? देखो मैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक लाइन पढ़ी थी हमने बेटा, ये एक लाइन पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। डेफिनेटली
डेफिनेटली यहाँ पे जो लाइन कहती है इसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि मैम स्पर्म के हेड एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर, और कई बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम फिर यहाँ पे स्पर्मेटिड का हेड जो दिखाया हुआ है वो एम्बेडेड दिखाया हुआ है सर्टोली सेल्स के अंदर। उसमें कोई गलती नहीं है बेटा, आप खुद लॉजिकली सोच के देखो, अगर स्पर्मेटिड का हेड एम्बेडेड है डेफिनेटली एम्बेडेड हो सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है कि मैम उसका हेड एम्बेडेड क्यों है। मेरी बात सुनो और मेरे को जेन्युइनली आंसर, बेटा उल्टे पुल्टे कमेंट्स नहीं करना, मेरे को जेन्युइनली समझ में आना चाहिए कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। स्पर्मेटिड का हेड बेटा एम्बेडेड दिखा सकता है सर्टोली सेल के अंदर, बताओ क्यों दिखा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो फैक्टर रिलीज हो रहे हैं वो फैक्टर बेटा आपके सर्टोली सेल से रिलीज हो रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि स्पर्मेटिड का भी हेड बेटा सर्टोली सेल में एम्बेडेड दिख सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है बेटा, उसमें कोई गलती नहीं है, उसका हेड बेटा एम्बेडेड दिख सकता है, बिकॉज तभी तो बेटा वो वहां से स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को रिसीव करके अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, कोई गलत बात नहीं है। आप जब आगे पढ़ोगे ना बेटा तो आप देखोगे कि ट्रांजिशन स्टेट्स भी आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गया, ट्रांजिशन स्टेट्स आते हैं ना, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। जैसे आपने बेटा 11th क्लास में सबस्ट्रेट का कन्वर्जन पढ़ा था ना, प्रोडक्ट में होता है, ऐसा थोड़ी एक स्टेप में हो जाता है, धीरे धीरे होता है ना, तो वो ट्रांजिशन स्टेट भी बेटा वो सर्टोली सेल से ही तो अटैच होके रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अगर इसकी शक्ल में ना ये लोग ऐसे टेल दिखा देते हैं, स्पर्मेटिड में ना टेल नहीं होता है, स्पर्मेटिड एक्चुअल में से राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होगा स्पर्मेटिड के अंदर, जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें गोल्गी बॉडी होती है, तो वो थोड़े से बेटा राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं स्पर्मेटिड। हो सकता है कि एनसीईआरटी ने बेटा क्या दिखाने की कोशिश की हो ना, एनसीईआरटी ने इसको ट्रांजिशन स्टेट दिखाने की कोशिश की हो, इसलिए मैंने कहा था इतनी कोई बड़ी गलती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इतनी कोई बड़ी गलती नहीं है। क्या बेटा सबको क्लियर हो गया? एक्चुअल में मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर जिसमें अच्छा खासा टेल दिख रहा है, वैसा स्ट्रक्चर स्पर्म का होना चाहिए। बट अगर आपको गलती ये लग रही थी कि मैम स्पर्म का हेड एम्बेडेड होना चाहिए, सर्टोली का और स्पर्मेटिड का हेड एम्बेडेड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, स्पर्मेटिड का भी हेड एम्बेडेड हो सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है भैया, वो वहीं से तो नरिशमेंट रिसीव करके फिर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डन हो गया? यस एवरीबॉडी, चलो अब मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में पहले रिवीजन कराऊंगी, मुझे सारे बच्चे सिर्फ कमेंट्स में आंसर देना, क्योंकि बेटा पोल सबके पास नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम कुछ टाइम के लिए पोल यूज नहीं कर रहे हैं, वापस से अपन पोल यूज करना चालू करेंगे। पोल यूज करना वरना बेटा अपना पर्पस अभी नहीं है, अपना पर्पस है कि तुम्हारे तक क्वेश्चन पहुंचना चाहिए और तुम्हें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन बेटा पिछली क्लास का, डैश इंड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आज मैं आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बना के बताऊंगी कि हार्मोनल कंट्रोल, एक फ्लो चार्ट जो आपको ऑलरेडी आता है, तो वो आपका रिवीजन ही होगा जो आपको ऑलरेडी आता है। विच हार्मोन बेटा इंड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हालांकि बहुत सारे हार्मोन्स का रोल है, बट यहां पे जो हार्मोन दिए हुए उनमें से किसका रोल है ये आप मुझे बताओ। हालांकि आपको पता है ना बेटा, मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में बताया था, चलो मैं रिवीजन भी कराती हूँ, कि आपके पास एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, उसका एक हार्मोन होता है, सब अपनी नोटबुक में देखेंगे, सब मैम की शक्ल नहीं देखेंगे, अपनी नोटबुक में देखो, ठीक है। क्या लिखा था आपने? हाइपोथैलेमस से बेटा क्या रिलीज होता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा ही लिखा था। आज मैं इसी का फ्लो चार्ट बनवाऊंगी। ये आपके पिट्यूटरी को बोलता है कि भैया तुम हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां के अकॉर्डिंग तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करते हैं बच्चा पार्टी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करते हैं? क्या आपने लिखा था? ये सर्टोली सेल पर एक्ट करते हैं, और ये सर्टोली सेल्स को बोलते हैं कि भाई जो तुम सारे फैक्टर्स रिलीज करवा रहे थे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, तुम वो फैक्टर्स को रिलीज कराओ। लेकिन क्या मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, मेरे को एक आंसर दो, क्या सिर्फ एफएसएच से काम हो जाएगा? क्या सर्टोली सेल्स को इंस्ट्रक्शन देने पर काम हो जाएगा, या तुम्हें और भी एक हार्मोन चाहिए था जो हार्मोन एक्चुअल में बेटा इनिशिएट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को? वो कौन सा हार्मोन था? मेल्स में पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, राइट बच्चा पार्टी? वो आपकी कौन से हार्मोन, सही आवाज आ रही है क्या? गड़बड़ आ रही है क्या? सही आ रही है ना? वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? लेडिक सेल्स। बहुत बढ़िया, शानदार। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है बेटा, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास अटेंड करो, लेकिन हालांकि मुझे लग रहा है बढ़िया आंसर दे रहे हो, शाबाश आंसर दे रहे हो। चलो आज मैं वो हार्मोन कंट्रोल वापस से फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस?
स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट इवेंट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन को कहा जाता था। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाला है तो मैं इससे रिलेटेड बेटा रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है। ये बहुत जोर से लगी यार। क्या बोलता है मेरा आर्मी? यस, क्या बोलती पब्लिक? स्पर्मेटोसाइट सबसे पहले नहीं होता है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट, उसमें भी पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड होते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, मैं इससे रिलेटेड कुछ रिवीजन कराती हूँ। मैंने आपसे कहा था बेटा कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे वो हार्मोन का लोचा हो रहा है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन FSH, LH एंड देन टेस्टोस्टेरोन। अब उनमें बेटा स्पर्मेटोगोनियम नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी प्लॉइडी कितनी होती है? इनकी प्लॉइडी, ये स्पर्मेटोगोनियम बोल रही हूं मैं। सारे बच्चे बेटा फटाफट रिवाइज करो, दिस इज जस्ट द रिवीजन। स्पर्मेटोगोनियम की वो क्या होती है? प्लॉइडी कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर क्या लिख रहे थे? 2n, यानी 44 प्लस क्या लिख रहे थे? XY लिख रहे थे, राइट? 44 प्लस XY। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, डिप्लॉइड होता है, वो अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है? वो अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए मैम माइटोसिस करता है, अपने नंबर को मेंटेन करता है, माइटोसिस। इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज होता है, एंड उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्लॉइडी क्या होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की? 2n। तो क्या मेरी जनता मुझे बताएगी? बच्चों बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, शाबाश बच्चों। मेरे को पहले ये बताओ कि वो कौन सी नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस तो अब नहीं होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या फर्स्ट मियोसिस होगी? यस मैम। और फर्स्ट मियोसिस अगर इसके अंदर होगी, एक तो बेटा बोर्ड को बड़ी मौत आती है, हाँ, अगर इसमें बेटा मियोसिस 1 हो रही होगी, मेरे लिए पानी भिजवा देना तो यार। अगर इसमें मियोसिस 1 होगी बच्चा पार्टी, तो क्या ये एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन है या रिडक्शनल डिवीजन है? क्या मतलब समझाया था मैम ने? क्रोमोसोम नंबर अगर डिवीजन के बाद में हाफ हो जाए तो वो हो जाता है क्या? रिडक्शनल डिवीजन। अगर सेम रहे तो इक्वेशनल डिवीजन, लेकिन मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। और क्या याद रखेंगे? क्या इक्वल डिवीजन हो रहा है? बिल्कुल बेटा, ये इक्वल वर्ड याद रखना। मैंने लास्ट क्लास में इक्वल वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि मैं oogenesis जब आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पे इक्वल अनइक्वल वर्ड का बहुत बड़ा एक रोल है। तो मैंने आपसे बोला कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने डिवाइड किया, क्या किया? मियोसिस 1 किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। क्या होता है इसका? प्लॉइडी n हो जाएगी इसकी प्लॉइडी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। मैम सेकेंडरी की प्लॉइडी n क्यों होती है? हैप्लॉइड क्यों होती है? क्योंकि मियोसिस 1 जो था वो रिडक्शनल डिवीजन था, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया और दो इक्वल साइज सेल बनते हैं। अनइक्वल डिवाइड नहीं हो रहा है, इक्वल डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, अनइक्वल डिवीजन नहीं होता है। oogenesis में अनइक्वल होता है, मैं तुम्हें समझाऊंगी आगे, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि यस मैम ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया, इसका या तो बेटा 22 प्लस एक्स हो जाएगा या 22 प्लस वाई हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मेल जो पार्टनर होता है वो डिसाइड करता है, देखा जाए लॉजिकली साइंटिफिकली, कि जो बेबी वो प्रोड्यूस करेगा आगे, है ना, वो वो आगे वो करेगा, मतलब कि द कपल का जो बेबी होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा, वो मेल के स्पर्म से डिसाइड होगा, है ना। अब बेटा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 करती है तो ये एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन होता है, ना कि रिडक्शनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन होगा तो यहाँ पे बेटा 4 गोल गोल इक्वल साइज हैप्लॉइड, अगेन क्रोमोसोम नंबर तुमने चेंज नहीं किया, तो x वाले से x बनेगा, y वाले से y, 22 प्लस y, 22 प्लस y, 22 प्लस x, 22 प्लस x। क्या बन रहा है बेटा? स्पर्मेटिड, जो गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, उनसे फिर आगे जाके स्पर्म बनेगा या स्पर्मेटोजोआ बनेगा। मुझे जल्दी से बताओ, कन्वर्जन ऑफ गोल गोल राउंड राउंड स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, इस स्टेप को क्या बोला जाता है? गोल गोल स्पर्मेटिड का कन्वर्जन इनटू द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, इस स्टेप को क्या बोला जाता है? क्या मैं कह सकती हूं इस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस? क्या याद आ रहा है बेटा? मैंने 2-3 वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाए थे। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, स्पर्मियो का मतलब होता है स्पर्म की जनरेशन। तो स्पर्म की जनरेशन मतलब गोल गोल स्पर्मेटिड से हिलने डुलने वाले स्पर्म्स बन गए, इन्हें आपने बोला स्पर्म की जनरेशन, स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब पूरा इवेंट। और एक और वर्ड मैंने कहा था जिसमें से नीट में कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बच्चों को लग रहा था अरे मैम आपने तो ये दो बिल्कुल ही अलग चीज बोल दी। अलग चीज नहीं बोली है बेटा, उस लाइन का एक ही मतलब है। एनसीईआरटी ने उस लाइन को इस तरीके से दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहती है द स्पर्म्स फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी? कोई मुझे बताएगा? मैंने लिखवाया था। स्पर्मिएशन का मतलब एनसीईआरटी कहती है द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फ्रॉम का यहाँ पे क्या मतलब था? किस जगह पे रिलीज हो रही है, किस जगह पे रिलीज हो रही है? इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या था बेटा? मैंने याद है पिछले दिन बताया था, ये ऐसा गोल जो आपने सेक्शनल व्यू देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये ऐसा गोला था। मैंने उसका एक सेक्शन बना के बताया था। और जिस तरफ पे स्पर्म रहते हैं वो तो ल्यूमन होता है। ल्यूमन का मतलब खाली स्पेस। तो ल्यूमन में उसका अभी हेड के साथ बेटा जीवन भर उसके साथ जुड़ा थोड़ी रहेगा, उसका सहारा लेगा। अल्टीमेटली तो उसके हेड से अलग होके स्पर्म को अब उसके हेड की जरूरत नहीं है, सर्टोली सेल्स की जरूरत नहीं, हेड की नहीं, सर्टोली सेल की जरूरत नहीं है। वो फिर उससे रिलीज हो जाएंगे, ल्यूमन में रिलीज हो जाएंगे, उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। 2 बार सवाल आ चुका है, इस लाइन पे गलती मत करना। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। डन हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन करके बताइए, द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 स्पर्मेटोजोआ। जल्दी बताइए। यस यस, क्या बोला है बेटा? कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 स्पर्मेटोजोआ। देखो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे होते हैं, राइट? तो आपको 400 स्पर्म बनाने हैं, 1 से 2 बनता है तो 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 400 बन जाएंगे। क्या समझ आ रही है? किसी को कोई दुखदायक समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी, हम सब क्लियर है ना? इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो है ना? मैम की मैथमेटिक्स गलत तो नहीं है ना? है ना? अपने को कंफ्यूज होता है, ठीक है, तुम तो ज्यादा समझदार हो। 200 से बन जाएंगे, मैंने 100 को भी टिक मार दिया। कई लोग इसकी वीडियो बना देंगे, अरे मैम ने गलत किया है। हाँ, 200 से 400 बन जाएंगे, क्लियर है ना? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। डन। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। अरे भाई, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये एक ने डिवाइड किया तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बने, यानी कि 4 स्पर्म भी बनेंगे, तो 4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो। और क्या चाहिए बेटा इससे ज्यादा? और कुछ नहीं चाहिए, इतनी ही रिवीजन चाहिए कि जब यहाँ पे मैं रिवीजन कराऊं तो आपको कमेंट्स में मौत नहीं आनी चाहिए, अपने मन में भी मौत नहीं आनी चाहिए, वही बढ़िया रिवीजन होती है। अब बस रिवीजन हो गया पिछले क्लास का, और क्या चाहिए? अब हम स्पर्म के डायग्राम से शुरू करते हैं, जो हमने पिछले दिन किया था। हमने एक डायग्राम बनाया था, मैं वो डायग्राम वापस से बना रही हूँ। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हैंड रिटन नोट्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? तो बेटा पहली मेरी बात तो ये है कि मेरा जो, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो एज अ टीचर, तो मैं आप एज अ वेल विशर, मैं आपको पहला तो काम ये सजेस्ट करूंगी कि क्लास में नोट्स बनाओ। सबसे अच्छा अगर आपके लिए कुछ है, आप अगर अपने लिए पूछना चाहते हो, वो है क्लास में नोट्स बनाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में नोट्स ना बना के सिर्फ हैंड रिटन नोट से छापोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको क्लास में बेटा आप ऐसे करके बैठे हो, अरे हमें तो हैंड रिटन नोट्स मिल ही जाएंगे, तो फिर तो हम बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करेंगे, तो उससे आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, फायदा बहुत कम। हैंड रिटन नोट्स सिर्फ बेटा उन सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हो, बाय चांस आपको लग रहा है कि यार आपका कुछ छूट गया, आप उससे कॉपी कर लो, वो आपके पीपीटी से ही ऑलमोस्ट रिलेट करते हुए नोट्स हैं, ठीक है? तो आप उससे डेफिनेटली कर सकते हो। अगर किसी ने बिल्कुल ही बेटा लेट ज्वाइन किया है, तो उसको बेटा हैंड रिटन नोट्स का फायदा हो सकता है। कभी आप कहीं जा रहे हो और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास सुंदर सुंदर हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो आप, और बाकी आपका खुद का कॉल है, देखो आपका खुद का कॉल है। आप अगर आलसी बनोगे तो फिर अलग बात है, आपके देखो कई लोगों को उससे फायदा भी होगा, जो लोग लेजी लोग हैं, ठीक है? बट एनीवे आप देख लो बेटा आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्पर्म के बेटा कितने पार्ट्स थे? बेटा आप बिल्कुल ध्यान से, स्पर्म के बेटा कितने पार्ट्स थे? स्पर्म के पार्ट्स थे 4, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। कीप इट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, ठीक है? हमने इस तरीके की शक्ल बनाई थी बच्चों, एक सुंदर सा स्पर्म बनाया था हमने,
मैं कोशिश करती हूँ एग्जैक्टली वैसा बनाने की, पता नहीं कितना बना पाऊंगी उस दिन के जैसा, बट आई होप हमने ऐसा ही कुछ बनाया होगा जितना मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ बनाया था। ऐसा ही कुछ बनाया था, राइट? तो ये मैंने लिखवाया था आपको कि ये स्पर्म का क्या है बच्चों, हेड। यहां से आप चालू करेंगे बेटा आज की क्लास। ये हमने हेड लिखा था, राइट? ये हमने लिखा था छोटा सा नेक होता है। नेक बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं एग्जाम में, उनको 3 ही पार्ट्स याद रहते हैं। फिर हमने ये बोला था मिडिल पीस, हमने बोला था मिडिल पीस, ठीक है? कई बच्चों ने एनसीईआरटी में, वैसे मैंने रीड करा दिया था, डिफरेंशिएशन वर्ड लिखा था। डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब है एक गोल गोल स्पर्मेटिड का, राउंड राउंड स्पर्मेटिड का जब कन्वर्जन होता है इस स्पर्म में, उसको भी डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, मैच्योरेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब ये हो गया आपका मिडिल पीस और ये लास्ट वाला पार्ट हो गया आपका टेल। ऐसा ही कुछ आपने लिखा था। अब बेटा मैं इसके फर्दर आपको आज बताने जा रही हूँ। आपने इसके अंदर भी कुछ बनाया तो होगा ना, आपने इसके अंदर कुछ बनाया होगा, लेकिन आपने वो नहीं किया होगा ना, लेबलिंग नहीं की होगी। मैम वी हैव टू ड्रॉ इट अगेन। नो यार, आपने एक बार ही बना लिया वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके अंदर आपने लिखा होगा बट आपने आई थिंक लेबलिंग नहीं करी होगी, राइट? तो मैं आपको आज लेबलिंग करके बताती हूँ, या फिर आपने कुछ किया ही नहीं था इसके अंदर। मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपने इसके अंदर बनाया था, लेबलिंग नहीं की थी। लेबलिंग तो नहीं की थी, है ना? हाँ, लेबलिंग नहीं की थी, बनाया था, ठीक है? अब बेटा देखो, सबसे पहले मैं हेड जो आपने हेड जो आपने मार्क किया ना, उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझाती हूँ कि हेड के अंदर क्या क्या मिलता है। हेड के अंदर सबसे पहले क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले बेटा हेड का, मैं ये जो चीज लेबल कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ लेबल करो। सबसे पहले हेड का ये होता है न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। आपको हेड के अंदर क्या मिल रहा है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बेटा इसकी अलग से बहुत ज्यादा पोथियां नहीं बनाएंगे, हम डायग्राम में ही सारी चीजें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपने लेबल नहीं किया था, आज हम वही काम कर रहे हैं। तो इसके पास, आपके पास हो गया बेटा एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसको मैं रब कर देती हूँ। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में एक चीज बताने जा रही हूं। अब देखो बेटा, स्पर्म क्या है? स्पर्म एक तरीके का आपको सेल कह रहे हो आप, राइट? इसके अराउंड बेटा आपको जी पूरी लेयर दिख रही है। ये क्या है? ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा मैं कहीं पे भी लेबलिंग कर देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवरऑल कवर कर रही है, ठीक है? और मैं इस चीज को रब कर रही हूँ, या आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको लिख लूं। यहां पे आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है आपके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म की कवरिंग है, पूरे स्पर्म की कवरिंग है, ठीक है? तो मैं इस तरीके से यहां पे लिख रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैं इसी के बगल में लिख देती हूं अराउंड द होल स्पर्म, अराउंड द होल स्पर्म। बेटा आप मेरे को एक बात बताइए, स्पर्म का अल्टीमेटली काम क्या है? स्पर्म का अल्टीमेटली काम क्या है? तुम्हें क्या लगता है, ये बताओ। व्हाट डू यू थिंक इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पर्म? जल्दी बताओ, अल्टीमेट गोल क्या है बेटा स्पर्म का? क्या अल्टीमेट गोल इसका यही है कि इसको जाके एग को फर्टिलाइज करना है? और ऐसा तो इतना आसान तो है नहीं कि स्पर्म जाएगा, हेलो आई वांट टू फर्टिलाइज यू, तो ओवम हंसी खुशी बोलेगा आओ फर्टिलाइज कर दो। ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना? स्पर्म को स्ट्रगल, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, इसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना? इसको स्ट्रगल करने का मतलब क्या है? इसको एग के अराउंड काफी सारी मेम्ब्रेन है, जिस दीवार को बेटा लांग के जाना पड़ता है, ठीक है? उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो सारी दीवारों को ये तोड़ता है। तो बहुत सारी दीवारें होती हैं, बहुत सारी दीवारों में को इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, मतलब उसको तोड़ना पड़ता है। उसके लिए इसके पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? उसके लिए इसके पास एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम्स बेटा जिस जगह पे भरे होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। न्यूक्लियस के ऊपर एक बहुत ही पतला आपको इस तरीके की कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट और स्पर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट। स्पर्म इसके बिना बेटा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो जो है स्पर्म का मैक्सिमम जो काम कर पाता है एक्चुअल में, जो इसकी हेल्प कर पाता है एग से इसकी मिलन करवाने में या एग की दीवारों को बेटा तोड़ने में, वो इसी स्ट्रक्चर में सब कुछ भरा पड़ा है। तो मैं इस स्ट्रक्चर की जरा पहले लेबलिंग करती हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? यस, एक सेकेंड देना बेटा। अरे यार
एक तो सिमेट्री गड़बड़ बनती है ना। ठीक है, हाँ, इसको लेबल करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क भी करना है आपने, ठीक है। तो मैं लिखती हूं यहां पे, ये स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। एक्रोसोम, इसको बेटा पहले तो आप स्टार मार्क लिखो, इसको स्टार मार्क करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखने जा रही हूं, ठीक है। यस, ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ कुछ बातें लिखने वाली हूं, तो कुछ कुछ बातें लिखने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, तो मैं वो थोड़ी स्पेस बनाती हूँ। वो थोड़ी स्पेस बनाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं कहीं और लेबल कर देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ। अब मैं इसके बारे में बेटा कुछ बातें लिखने वाली हूँ। आप इसको पहले बातों को लिख लो, फिर मैं वो बातों को आपको समझाती हूँ। आप पहले उन बातों को लिख लो, फिर मैं उन बातों को समझाती हूँ, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम Golgi body, cap-like structure, cap-like structure above nucleus, filled with enzymes, filled with enzymes, जिनको क्या बोला जाता है। आप मेरे साथ साथ नोट करो बेटा प्लीज, चिटियाओ मत आपस में, मेरे साथ साथ नोट करो प्लीज एवरीबॉडी। कॉल्ड एज स्पर्म लाइसिन, कॉल्ड एज स्पर्म लाइसिन्स। यार ये बोर्ड को क्या प्रॉब्लम हो रही है, आधे वर्ड कहीं पे आ रहे हैं, ग्रीन में वाइट हो जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और नीचे खिसकाना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और नीचे खिसका देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पर्म लाइसेंस हेल्प्स पेनिट्रेटिंग ओवम। अब मैं आपको समझाती जा रही हूं, ठीक है। ये यार लाइसेंस होगा, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, बोर्ड को बेटा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं। बेचारा एक बच्चा कह रहा है जस्टिस फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेचारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, अपनी जगह त्यागनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, अभी सुनो मेरी बात। पहले तो बेटा इसको ठीक करती हूं मैं। ये देखो, इसको देखो, देखो मैंने क्या कहा बेटा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेटा न्यूक्लियस के ऊपर तुम्हें दिख रहा है। एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसे तुम क्या बुला रहे हो, जिसे तुम एक्रोसोम बोल रहे हो। आप क्यों इसे इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पहली बात तो मैंने लिखा हुआ है एक ऐसा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी कि ये किसके मॉडिफिकेशन से या किससे बना। गोल्गी से बनता है बेटा एक्रोसोम। एक बार मैं देख लूंगी एनसीईआरटी में दिया है या नहीं, ठीक है। दिया होगा तो हम याद रख लेंगे। मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी रखा है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। कैप लाइक स्ट्रक्चर अबव न्यूक्लियस फिल्ड विद एंजाइम्स। देखो जब मैं तुम्हें फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो तुम्हें मैं ये सारे एंजाइम्स का नाम समझाऊंगी। मैंने उन सारे एंजाइम्स को ओवरऑल एक नाम से बुलाया, जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है स्पर्म लाइसिन्स। क्या लिखा हुआ है मैंने, स्पर्म लाइसिन्स। अगर आपसे पूछा जाए एक्रोसोम इज फिल्ड विथ व्हिच एंजाइम्स, तो व्हाट आर यू गोइंग टू से, स्पर्म लाइसिन्स। ये सारे स्पर्म लाइसिन्स बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगी कि कौन से स्पर्म लाइसिन का क्या नाम है, जो कौन से ओवम के लेयर से पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने एंजाइम का नाम अलग से नहीं लिखा है, अभी मैंने एंजाइम को ओवरऑल लिख रखा है कि उनको स्पर्म लाइसिन्स बुलाया जाता है और वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं थ्रू दी वॉल ऑफ ओवम। क्लियर है,
यस एवरीबॉडी, राइट राइट, डन 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 डन, ठीक है ना। स्पर्म लाइसेंस क्लियर हो गया, न्यूक्लियस क्लियर हो गया। देखो स्पर्म के पास बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, आप ये बात एक नोट डाल के यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूं। और बेटा बहुत कम साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर मैं ये बात आपसे क्यों कह रही हूं इसे जरा समझने की कोशिश करना। मैंने नीचे ही लिख दिया है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। स्पर्म हैज वेरी लेस साइटोप्लाज्म, वेरी लेस साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैं इस वाले पॉइंट को ना आगे तुमसे रिलेट करवाऊंगी, जब मैं तुम्हें oogenesis पढ़ाऊंगी तब मैं देखूंगी कितने बच्चों को ये पॉइंट याद रहता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। देखो गोल गोल स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, लंबे लंबे स्पर्म्स में, है ना। तो उस मैच्योरेशन प्रोसेस में काफी सारा साइटोप्लाज्म लूज हो जाता है और फिर वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म कम है, उसकी सारी भरपाई, देखो नेचर कितना समझदार है। ऐसा नहीं है कि इसके पास साइटोप्लाज्म कम है, आगे साइटोप्लाज्म की जरूरत होगी तो मैम तब हम किसी से मांगने जाएंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। जाइगोट को तो साइटोप्लाज्म चाहिए, तो वो सारा साइटोप्लाज्म बेटा आगे आप देखोगे oogenesis में जो ओवम होता है ना बेटा, जो ओवम बनता है उसके पास काफी सारा साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास काफी सारा साइटोप्लाज्म होता है, और वो साइटोप्लाज्म इसकी कमी को बिल्कुल बैलेंस आउट कर देता है। और उसके पास इतना साइटोप्लाज्म कहां से आता है वो मैं आपको oogenesis के प्रोसेस में बताऊंगी कि भाई उसके पास इतना साइटोप्लाज्म कैसे आया। तो उसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म है, स्पर्म के पास कम साइटोप्लाज्म है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पर्म के साइटोप्लाज्म की आपकी जरूरत नहीं है। आप देखोगे भी जब आप स्पर्म को बेटा एग के साथ फ्यूज करते हो ना, तो अल्टीमेटली पूरा स्पर्म उस एग के अंदर नहीं घुस जाता है, ठीक है। क्या क्या पार्ट अंदर जाते हैं और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यस 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 प्रीति, यस एवरीबॉडी। CA का मतलब है कॉल्ड एज, तुमसे ज्यादा एडवांस तो मैं हूं, हैं जेनजी पीपल, जेनजी पीपल को C/A का मतलब नहीं पता है। वैसे तो पता होता है TC का मतलब क्या है, ROFL का मतलब क्या है, LOL का मतलब क्या है। दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है। अब बेटा आगे देखो क्या है। अब बेटा हेड के पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं कि हेड में क्या क्या है और उसका काम क्या है। अब मैं आपको बताने वाली हूं नेक में क्या होता है। तो नेक में जो दो चीजें दी हुई है उसका तो एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम बताया है, बट मैं आपको एक दो काम उसके जरूर बताऊंगी जो आपके काम के हैं, ठीक है, ठीक है। यस अब देखो बेटा इसका मतलब है कॉल्ड एज, ठीक है, जिसको नहीं पता है मैंने बता दिया। तो ये मैं क्या बता रही हूं बेटा, नेक में बेटा दो चीजें हैं। एक आपको दिख रहा है सेंट्रियोल, बेटा आपने सुना है ना सेल ऑर्गेनली होता है, तो एक आपको दिख रहा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका मैं कोई रोल नहीं बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं और आपके काम का नहीं है। मैं आपको काम बताऊंगी डिस्टल सेंट्रियोल का, ठीक है। मैं डिस्टल सेंट्रियोल, तो बेटा नेक से रिलेटेड सिर्फ यही दो चीजें हैं, एक आपको दिख रहा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक आपको दिख रहा है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है, प्रॉक्सिमल का मतलब जो ऊपर की तरफ है, प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोज। आपको प्रॉक्सिमल टर्म कुछ याद आ रहा है, पीसीटी और डीसीटी में भी यूज करते हो, याद है यूज करते थे, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल पीसीटी बिल्कुल बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस के पास होता है ना। तो ये प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाला, डिस्टल मतलब नीचे वाला। मैं सिर्फ डिस्टल का रोल तुम्हें बता रही हूं जो तुम्हारे काम आएगा, फर्स्ट तुम्हारा काम भी नहीं आएगा। ये वैसे फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में आता है, काम आता है। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी, अभी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल जो है ना बेटा, इससे आपने एक इस तरीके की फिलामेंट बनाई होगी, अरे यार टेढ़ा हो गया, इस तरीके की फिलामेंट बनाई होगी जो आपके टेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये फिलामेंट जो आपके पूरे टेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जिससे प्रॉपर टेल की मूवमेंट हो पा रही है, इसे बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। समझ आ रही है बात। ये किसने बनाया एक्सियल फिलामेंट को, इस एक्सियल फिलामेंट को डिस्टल सेंट्रियोल बनाती है। इसे कौन बनाती है, डिस्टल सेंट्रियोल। ये आपके टेल को पूरा सपोर्ट एक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं जरूर आपके लिख देती हूं, भले एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एक्सियल फिलामेंट का डिस्क्रिप्शन जरूर डायग्राम में तो जरूर बनाया है, ठीक है। तो मैं एक्सियल फिलामेंट के बारे में यहां पे क्या लिख रही हूं, फॉर्म्ड, देखो टेल के साथ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा,
टेल को भी कहीं और खिसकाना पड़ेगा. दिस इज द टेल, फोर्थ पार्ट है ना. एनीवे, formed by distal centriole. ये मैं क्या लिख रही हूँ, डिस्टल सपोर्ट क्यों लिख रही हूँ, दो वर्ड्स को मिक्स कर दिया. डिस्टल सेंट्रियोल एंड प्रेजेंट विद इन द टेल सपोर्टिंग इट. हालांकि आप इसके बारे में बेटा बहुत सारी चीजें इधर उधर पढ़ सकते हो. आपने बेटा ऐसा कभी सुना है कि आप सेंट्रियोल का सेक्शन करते हो तो आपको कैसा अरेंजमेंट दिखता है, या फ्लैजिला में आपको 9+2 अरेंजमेंट दिखता है, ऐसा आपने कभी सुना है? ये बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान है, उतनी ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान में मैं जा नहीं रही हूं. एक्सियल फिलामेंट का भी जब देखते हैं तो 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 9 बाहर की तरफ और 2 सेंटर की तरफ, ऐसा आपने सुना है? तो ये एक्सियल फिलामेंट का भी अगर मैं सेक्शन देखूं तो 9+2 अरेंजमेंट हमें दिखता है. बट बेटा आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है. एक्सियल फिलामेंट बना रखा है तो मैंने एक्सियल फिलामेंट दिखा दिया. टेल के अंदर टेल का क्या काम है बेटा? ऑफ कोर्स टेल आपको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है. स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? टेल आपके स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. समझ आ रही है बेटा? टेल उसकी मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. समझ आ रही है बात? अब बेटा आपको चाहिए आपके स्पर्म के अंदर पावर हाउस, और पावर हाउस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. कोई नॉन साइंस स्टूडेंट से भी पूछ लोगे कि पावर हाउस क्या होता है सेल का, तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया. तो आपके स्पर्म की तगड़ी मूवमेंट हो, तेजी से मूवमेंट हो, उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी? उसके लिए एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से. और आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे प्रेजेंट है और कितने हैं, तो स्पाइरली अरेंज्ड बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? प्रेजेंट होते हैं आपके मिडल पीस के अंदर. किसके अंदर? मिडल पीस के अंदर. समझ आ रही है सबको बात? समझ आ रही है सबको बात? तो आपसे पूछा जाएगा 25 to 30 spirally arranged mitochondria which will provide energy for the movement of the sperm is present within the which part of the sperm? So it is present in बच्चा body, the middle piece. Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? एक एक चीज एनसीईआरटी से भी रीड कराऊंगी ताकि आपकी एनसीईआरटी से भी क्लैरिटी हो कि क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है? यस. तो यहां पे बच्चा लोग क्या है हमारे पास? यहां पे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस. माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ठीक है? और कितना प्रेजेंट है बेटा? 25 to 30 स्पाइरली अरेंज्ड. 25 to 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है? यस एवरीवन? यस एवरीवन? ठीक है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया बस थोड़ा अलग बनाया होगा ना. पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाया था, तो क्या दिक्कत है? सेम तो है, सेम तो है. बेटा अब मैं इसकी एक फ्लोचार्ट भी बनवाती हूं आपको कि आप फ्लोचार्ट कैसे बना सकते हो. उत्कर्ष एक आप लोगों को हिंट दे रहा है. एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. बिल्कुल याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख सकते हो. तो इसकी बेटा एक क्विक रिवीजन करते हैं और एक इसका छोटा सा एक फ्लोचार्ट बनाते हैं. ठीक है? हमने बोला कि स्पर्म को आप 4 पार्ट्स में बेटा आंखें बंद कीजिए और आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बोलिए. यस. समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं. स्पर्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मैम. हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. आपके हेड से एसोसिएटेड पूरे स्पर्म के अराउंड क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हेड में क्या है? एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस. उसके ऊपर क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एक्रोसोम. एक्रोसोम किससे डिराइव्ड होता है बेटा? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं मैम जिन्हें बोला जाता है स्पर्म लाइसेंस. क्या काम करते हैं स्पर्म लाइसेंस? पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं थ्रू दी
oocyte या थ्रू दी ओवम। समझ आ रही है बात? न्यूक्लियस के नीचे आप ऑफ कोर्स ओवरऑल स्पर्म के अंदर आपको साइटोप्लाज्म बहुत कम दिख रहा है। मैं क्यों आंखें बंद करके बैठी हूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को वियर्ड लग रहा है, मैं खोल लेती हूं, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है आपके पास, नेक है। नेक के अंदर आपके पास 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बना रहा है जो आपकी टेल के अंदर प्रेजेंट है, और टेल आपकी विग्रस स्पीड में मोटिलिटी करता है विद द सपोर्ट ऑफ दिस एक्सियल फिलामेंट, और बेटा एग के पास जाता है, राइट। अच्छा, आपके मिडिल पीस के अंदर बेटा 25 से 30 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पावर हाउस होते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट है एवरीबॉडी? करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने क्या यहां तक लिख लिया है? तो मैं एनसीईआरटी से एक बारी रीड कराऊंगी और मैं एक बारी आपको इसका फ्लो चार्ट बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। यस, आपको पता है बेटा जिन स्पर्म्स की टेल में मोटिलिटी नहीं है वो कैपेबल, वो जैसे देखो तुम क्या कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, कई बच्चे बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे सोएंगे, कई बच्चे लेजी हो जाते हैं, कई बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, कई बच्चों का बैकलॉग हो जाता है। कई सारे बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, जो डिसिप्लिन है, जो तैयारी ढंग से करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से स्पर्म्स में भी होता है, किसी स्पर्म की शक्ल ठीक नहीं है, किसी की टेल खराब है, किसी में मोटिलिटी नहीं है, कोई आड़ा टेढ़ा है, ऐसे स्पर्म्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ऐसे स्पर्म क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो पहले से डिस्क्वालीफाई हो गए, वो ओवा तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये कई सारा अगला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप देखोगे इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब कई बार कपल कंसीव नहीं कर पाते, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। लड़के में भी दिक्कत हो सकती है, लड़की में भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये रीजन होता है, लो स्पर्म काउंट भी रीजन हो सकता है, शक्ल खराब है, मॉर्फोलॉजी खराब है, वो भी कारण हो सकता है, मूव नहीं कर पा रहा वो भी कारण हो सकता है मेल्स में इनफर्टिलिटी का, ठीक है। ये समझ आ रही है बात? चलो अब मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट लिखवाती हूं, जिस फ्लो चार्ट को आप इस तरीके से बेटा आगे घर में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अब आप इसकी कहानी वापस से यहाँ पे मत लिखिए, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रही हूं कि यार स्पर्म को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, स्पर्म को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप ये फ्लो चार्ट जरूर बना के अभी रख सकते हो, ठीक है, कि स्पर्म को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। नंबर 1 है आपके पास बच्चों हेड, नंबर 1 है आपके पास हेड, नंबर 2 है आपके पास बेटा क्या नेक, नंबर 3 है बेटा आपके पास क्या मिडिल पीस, और नंबर 4 है आपके पास टेल, ठीक है। हेड के साथ आपके पास कौन से स्ट्रक्चर है बेटा? आपने पढ़ा न्यूक्लियस, आपने पढ़ा एक्रोसोम, इससे रिलेटेड कौन से स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, इससे रिलेटेड आपने क्या पढ़ा? 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जब स्पर्म को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जब वो एग के करीब जाएगा उसको फर्टिलाइज करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। यस एवरीबॉडी, इज इट नेसेसरी टू मेक? बेटा ऐसे सवाल नहीं पूछने का, ठीक है। बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर आपको नहीं लगता ये सेम चीज आपने लिखी हुई है? कई लोगों को क्या होता है ना बेटा, ऐसे आसान लगता है और डायग्राम में उनको लगता है कि बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया या बहुत ज्यादा लिख लिया है, तो उनके लिए ये इस तरीके से लिखना आसान है। बेटा ये बोर्ड को बड़ी मौत आ रही है, एक्चुअली में मैंने एनर्जी लिखा था पर ये बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। आप बना लो, कोई नहीं, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देती हूँ, मेरे को कोई दुख दर्द समस्या नहीं होगी, आप आराम से बेटा इसको लोड कर लो, ठीक है। कोई नहीं, आप कर लो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, ठीक है, आप कर लो, मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रही हूँ। बेटा आप में से जिन बच्चों ने ऑलरेडी बना लिया है, आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि एक इजैक्यूलेशन के वक्त में, इजैक्यूलेशन का क्या मतलब था बेटा? इजैक्यूलेशन का मतलब था सीमन का बॉडी से बाहर आना। अगर वही सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं, पढ़ा था ना, गैमीट बनने को गैमीटोजेनेसिस, और उस गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन।
और नॉर्मली भी अगर मेल बेटा अपनी बॉडी से सीमन को बाहर रिलीज करता है, सीमन क्या था, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, तो आपने क्या पढ़ा था बेटा, 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज होता है, सबने पढ़ा था ये, 2.5 से 5 ml सीमन बाहर रिलीज होता है, जिसका पीएच आपने अल्कलाइन पढ़ा था, है ना, 7.2 से 7.7 पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आपको वो डेटा बताने वाली हूं जो आपने शायद पिछले डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, क्योंकि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन क्वेश्चन था कि उसमें से आपको अगर आपको उस मेल को हेल्दी मेल कंसिडर करना है कि वो फर्टाइल मेल है, फर्टाइल मेल का मतलब होता है कि वो प्रेग्नेंट, मतलब वो ओवा को फ्यूज करने लायक स्पर्म बना रहा है, तो उसका क्या डेटा है मैं भी आपको बताती हूं। क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया है? यस, क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है? तो एक मैं एनसीईआरटी का डेटा बताने वाली हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, कि सीमन आपको लिखना है, ये पूछोगे उससे पहले मैं बता देती हूं। सीमन का मतलब बेटा हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था मैम सीमन का मतलब होता है सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि आपके बेटा 3 ग्लैंड्स रिलीज कर रहे थे, फटाफट से एक बार रिवाइज करो, 3 ग्लैंड्स रिलीज कर रहे थे, seminal vesicles that was paired, prostate gland that was single, bulbourethral gland that was paired, alkaline with a lot of enzymes, fructose, calcium ions, prostaglandins, है ना, mucus, right? ये seminal plasma और sperm को मिला के आप सीमन बनाते हैं, और सीमन मैंने आपको बताया था कि यार एक इजैक्यूलेशन में in one ejaculation कितना सीमन बाहर आ रहा था बच्चों, कितना सीमन बाहर आ रहा था बच्चों, 2.5 से 5 ml, 2.5 to 5 ml सीमन वाज कमिंग आउट। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने आपको स्पर्म का भी एक डेटा बताया था कि इसके अंदर अगर मैं काउंट करना चाहूं, इसके अंदर अगर मैं काउंट, मैं तो नहीं करना चाहूं, मतलब कि इसके अगर काउंटिंग की गई तो काउंटिंग में बेटा क्या पाया गया कि एक इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म रिलीज हो सकते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, इमेजिन 200 to 300 मिलियन स्पर्म, और उसमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म की शेप एंड साइज अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बेटा वो केपेबल होगा एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? यस, एटलीस्ट उसमें से कितने परसेंट, डेटा एकदम दिमाग में फिट कर लो बेटा, डेटा एक बार दिमाग में फिट कर लो, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से एटलीस्ट 60% के शेप एंड साइज नॉर्मल होनी चाहिए, और उस 60% का, ध्यान से सुनो, उस 60% जिसकी शक्ल ठीक थी, उस 60% में से 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। विगरस मतलब अच्छी खासी मूवमेंट। अगर ये डेटा रहा किसी आदमी के सीमन का, तब वो बेटा फर्टाइल होगा। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो चांसेस होंगे इनफर्टिलिटी के। समझ रहे हो? यस। तो मैं क्या लिख रही हूं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट, अब मैं इसके बारे में एक डेटा क्या लिख रही हूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, तो मैं स्टार मार्क कर रही हूं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, at least 60% should have, at least 60% should have normal shape and size, and out of this 40% should show विगरस मोटिलिटी। विगरस का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा फास्ट। विगरस मोटिलिटी, जो टेल की मदद से मूवमेंट हो रही है, वो विगरस मोटिलिटी एटलीस्ट होनी चाहिए। समझ आ गई? स्पर्म 2 बार लिख दिया मैंने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है,
मिटा देती हूं, ठीक है। यस, डन। बेटा इसको फटाफट से नोट कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे सपोले जक्सनियारे। यस मैम, फ्यूज करना है तो फिर 40%। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम अगर एक ही को फ्यूज करना है तो फिर मैम 40% सही होने क्यों जरूरी है? बेटा यानी कि हम तो ये सोच के बैठे हैं कि एक ही रिलीज करते हैं और वो एक ही जाके फ्यूज कर देगा। तुम तो एकदम मतलब उसको एकदम बेटा उसके ऊपर इतना लोड डाल दे रहे हो कि करेगा ही करेगा, ठीक है। अरे भाई प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज होती है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएगा। कई सारे तो बेटा फैलोपियन ट्यूब के उसमें सीलिया में ही फंस जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, अंदर ही मर जाते हैं, कई लोग मूव नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो तुम ये थोड़ी सोच के बैठे हो कि यार मैम 40% की क्या जरूरत है, एक ही तो चाहिए अपन को। तो भैया उस एक के लिए इतने बनाने पड़ रहे हैं कि एक सक्सेस हो पाए, ठीक है। समझ गए? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। बेटा इसमें कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है किसी भी सपोलो को? यस यस क्लियर है, बना लो इसे फटाफट से। हाँ एक बच्चा कह रहे तो फिर नीट की भी तो इतनी लिमिटेड सीट है, 21 लाख लोग क्यों दे रहे हैं? हाँ चलो डन, पक्की बात, पक्की बात मेरे बच्चों। यस अरे भाई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज होती है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड, चलो मैं जस्ट अ सेकेंड रुक जाती हूँ। तब तक आप एनसीईआरटी का वो डायग्राम खोलो, तब तक आप एनसीईआरटी का सारे बच्चे वो डायग्राम खोलो जिसमें स्पर्म और स्पर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। जितने भी नए बच्चे हैं बेटा दोनों एनसीईआरटी ले लो, नई वाली भी पुरानी वाली भी, ठीक है। इतना आई डोंट थिंक कि शायद इतना कॉस्टली हो एनसीईआरटी, तो आप ले सकते हो शायद दोनों एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप ले लो, और अगर आप नहीं भी ले पा रहे हो तो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा हमेशा एनसीईआरटी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डन डन, चलो एनसीईआरटी खोले। एनसीईआरटी में बेटा एक बार एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. Heck बोल रही हूं, head, neck, middle piece and tail. ठीक है, ठीक है मैम। टेल नेसेसरी है क्या? भाई स्पर्म मूव ही टेल के वजह से कर पा रहे हैं, फिलामेंट ने उसे सपोर्ट दिया हुआ है और टेल की वजह से तो मूव कर रहा है, ठीक है। यस अब क्या है? A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. The sperm head contain elongated haploid nucleus, anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. And acrosome is filled with the enzyme that help in fertilization of ovum. Fertilization मतलब उसके दीवार को तोड़ने के लिए, ठीक है। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce, अच्छा नंबर नहीं दिया हुआ है, वैसे 25 to 30 होता है बट नंबर नहीं दिया हुआ है, which provide the energy for the movement of tail that facilitate the sperm motility essential for fertilization। बोला कि मूवमेंट तो टेल की वजह से हो रहा है, पर उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किसके पास से आ रही है बेटा? वो उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास से आ रही है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है स्विमिंग के लिए टेल की। अगर आप बेटा एक्चुअल में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी फर्टिलाइजेशन का, आप देखोगे बेटा पता है टेल कैसे मूव करता है। एक बार मेरे हाथ को इमेजिन करके देखो टेल की कैसी मूवमेंट होती है। जैसे ये स्पर्म का हेड है और ये टेल है ना बेटा, वैसे तो मैं इसको तो मूव नहीं कर सकती, टेल बेटा ऐसे ऐसे तो जाती ही है, टेल मतलब स्पर्म ऐसे ऐसे तो मूव करता है, और टेल पता है उसकी जो स्पर्म की जो टेल है वो ऐसे ऐसे भी घूमती है, ऐसे ऐसे भी घूमती है, मतलब ऐसे ऐसे तो जा ही रहे और साथ में टेल भी ऐसे ऐसे अपना ऐसे ऐसे इतनी स्पीड में मूवमेंट करता है। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रही हूँ कि नहीं अपने हाथों की मदद से। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी एनिमेशन जब हम फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, समझ रहे हो? यस यस एनीवे अच्छा, मेल इजैक्यूलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है।
For normal fertility, at least 60% should have a normal shape and size, and at least 40% should show vigorous motility. Done, 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 done. Whiplash movement बोलते हैं उसे. Yes, whiplash movement. ठीक है, ठीक है. Star mark this data, very important. Neck हो गया, middle piece हो गया. देखो यहाँ पे तो सेंट्रियोल भी मेंशन नहीं है बेटा, तो हमने तो सेंट्रियोल लिख लिए क्योंकि कभी कभी हो सकता है जरूरत हो. हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, पर हमने तो एटलीस्ट सेंट्रियोल के नाम लिख लिए, और जिसका थोड़ा सा काम की जरूरत है हमने वो लिख लिया. ये टेल के सेंटर में से जो दिखाया हुआ है, दिस इज एक्सियल फिलामेंट. आई होप यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं है. आई होप बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा अच्छा, ये देखना बेटा उसके आगे की लाइन. Sperms are released from seminiferous tubule and are transported by accessory duct. The secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate gland are essential for sperm maturation and motility of the sperm. Obviously, सारे accessory duct और accessory glands की मदद से स्पर्म ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, स्टोर भी हो सकता है, मैच्योरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. Seminal plasma along with the sperm constitute the semen, ये भी हम लिख चुके हैं. The function of the male accessory duct and accessory gland are maintained by testicular hormone androgen. जो डक्ट काम कर पा रहे हैं, जो ग्लैंड्स काम कर पा रहे हैं, ये मेल हार्मोन की वजह से काम कर पा रहे हैं. द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन. डन बच्चों? यस, डन, यस एवरीबॉडी. बहुत शानदार बेटा. आपका 1 घंटा हो चुका है क्लास का, आई थिंक. ठीक है, अभी मैं तो टाइम देख ही नहीं पा रही थी, बट चलो बहुत बढ़िया है. आई होप कि समय गुजरता जाए और आपको पता ना चले, इसी तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए. ठीक है. अब हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपका बेटा दिमाग और हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहिए. ठीक है. हम लिखने जा रहे हैं बच्चों हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, डन. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. जो बात हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, उन्हीं बातों को हम शब्दों के माध्यम से, स्पर्मेटोजेनेसिस शब्दों के माध्यम से उतारेंगे अपनी कॉपी में. ठीक है, चलिए क्या कहती है जनता. ठीक है, डन. हाँ, यस. अरे बेटा किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, रहन दो बेटा, रहन दो. तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा, तुम लोड ना लो. मैं तो इग्नोर ही कर रही हूं. मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का चैट देखा नहीं ना. मेरे को जिसका चैट देखने का है मैं उसी का देखूंगी, तुम लोगों का देखूंगी. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमको काय को फर्क पड़ रहा है. छोड़ो, पढ़ो, बस पढ़ो बेटा. रिजल्ट ओनली, फोकस ऑन स्टडी. तुम जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे मेरे लिए उतना अच्छा है बेटा. डोंट वरी अबाउट द चैट सेक्शन, लीव इट. आई एम नॉट लुकिंग एट द नॉनसेंस थिंग्स इफ एट ऑल एनी. मेरे को नहीं पता है कि कुछ है या नहीं है, मैं तो देख ही नहीं रही हूं. ठीक है, चलो. तो हम बेटा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. आप नॉर्मल पोर्ट्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट के फॉर्म में लिखिए, कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन आप बेटा ऐसे करके मत लिखो. आप हार्मोनल कंट्रोल ऊपर हेडिंग डालो, और फिर आप पोर्ट्रेट फॉर्म में ना कॉपी में, इस तरीके का आपका पेज है ना, इस तरीके का आपका पेज है, तो सेंटर पे चीजों को लिखना, क्योंकि यहां से मैं एरो लगाऊंगी. ये आपका जो पोर्ट्रेट का पेज है बेटा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें नॉर्मल मैं ऐसे लिख रही हूँ और फिर मैं एरो लगाऊंगी इस तरीके से, तो साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना. ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत फीडबैक मैकेनिज्म. अगर आप मेरे से बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं 11th अर्जुना में, तो मैंने वहां पे एक फीडबैक मैकेनिज्म बताई थी, वो आज यहाँ पे काम भी आएगी. ठीक है, ठीक है. चलो देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो हार्मोनल कंट्रोल समझने की कोशिश कर रहे हैं. अपन के पास एक बहुत बढ़िया ग्लैंड है. बहुत बढ़िया ग्लैंड का मतलब है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मैम, उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. आपको ये सारे हार्मोन्स के नाम ऑलरेडी पता है, तो आप ये, मेरे को पानी नहीं मिला यार, नहीं आपको बेटा सारे हार्मोन्स. यस मैम, गॉइटर में पढ़ा था. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. ठीक है मैम, प्लीज वन मोर टाइम. विगरस. विगरस का मतलब होता है तेजी के साथ मूवमेंट करना यार, विगरस. ठीक है, हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में हो जाएगा. हाइपोथैलेमस बेटा द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये भाई साहब रिलीज करेंगे एक हार्मोन जो कि पीक पे, परवान पे चढ़ा होता है आपके प्यूबर्टी के टाइम पे, जिसे बोला जाता है बच्चों क्या, GnRH. हम इनके फुल फॉर्म ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो मैं वापस से फुल फॉर्म लिख के इसको बेटा बड़ा बड़ा नहीं करना चाहती. सबको इसके फुल फॉर्म पता है ना बेटा, हमने पीछे लिखे हैं ना इनके फुल फॉर्म, या मैं वापस से लिख दूं.
ठीक है, या मैं वापस से लिख देती हूँ यार, हो सकता है कि तुमने ना लिखा हो। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में लिख देती हूँ, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक ठीक, लिखा हुआ है ना? अच्छा, नॉट रिक्वायर्ड लिखे हुए हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये हाइपोथैलेमस, जिसे मैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल रही हूं, ये जीएनआरएच रिलीज करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, चलो मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है, नो नीड। ठीक है, ये बेटा किस पर एक्ट करता है भैया? जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करेगा। मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए मैं बता देती हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम प्यार से, जैसे आप मुझे प्यार से सोमू मैम भी कहते हैं, प्यारी मैम भी कहते हैं, न्यारी मैम भी कहते हैं, जैसे मैं तुम्हें प्यार से सपोला कहती हूं, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को प्यार से हाइपोफाइसिस बोला जाता है, हाइपोफाइसिस बोला जाता है। और हाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एंटीरियर हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस। 11th में पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पे बेटा आप एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेंगे, मतलब कि जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। काय को? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो खुद के कोई हार्मोन्स होते ही नहीं है। पोस्टीरियर, यस वार्तिका, यस, हाँ पोस्टीरियर, यस ऋषिका, यस काजल, यस दीपांशु, हाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के खुद के कोई हार्मोन्स होते ही नहीं है, ठीक है। वो बेचारा तो हाइपोथैलेमस के बोझ तले दबा होता है, उसके दो हार्मोन्स को स्टोर करता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, उसके खुद के कोई हार्मोन नहीं है। बेटा अगर कोई किसने 11th नहीं पढ़ी है तो वो मेरी इन बातों से घबराना मत, जब हम आपको 11th रिवीजन कराएंगे तो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अभी जो काम का है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके बच्चों ये हमने पढ़ लिया है, ये कौन से हार्मोन को रिलीज करवाएगा मैम? एक FSH और एक LH, ठीक है। अब आप बेटा इसका काम ऑलरेडी जानते हैं। बेटा ये जो है ना फ्लो चार्ट, मतलब ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट है। FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों LH का क्या टारगेट होगा? LH का क्या टारगेट होगा? LH का टारगेट क्या है? FSH का टारगेट क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स में बेटा यही सारी चीजें पूछते हैं। LH का टारगेट है लेडिक सेल्स, जिसको बेटा और हम कौन से सेल्स के नाम से जानते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। FSH से बेटा क्या एक्ट, FSH किस पर एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, राइट। लेडिक सेल्स के ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो ये क्या सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करेगा द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, द एंड्रोजन, यस एवरीवन, द एंड्रोजन, द टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर हो रही है बात? यही बातें तो बेटा हमने कही थी ना, मैं उन्हीं बातों को फ्लो चार्ट में लिख रही हूं बस। जो बातें मैंने उस दिन आपको लिख के बताई थी सेम चीज फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, सेम चीज फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं। और सर्टोली बहन जी क्या करेंगी? इनको बहन जी बना देते हैं, लेडिक सेल्स को भाई साहब बना देते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स तो बहुत सारे काम कर रही है, जिसमें से जैसे कि आप इसके कुछ हार्मोन्स लिख सकते हैं, हालांकि एक हार्मोन शायद एनसीईआरटी में आगे कहीं दिया होगा। तो इट सिक्रीट्स, एक तो आपने लिखा हुआ था स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर SMF, राइट राइट यार। ये ना मैं यहाँ पे मैं इसको ना SMF ही लिख दे रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को कुछ चीजें लिखनी है जो मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो SMF रिलीज कर रहा है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एंड इनहिबिन नाम का एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। SMF का फुल फॉर्म जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं साइड में लिख दे रही हूं, हालांकि पता होना चाहिए, ठीक है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, बेटा क्या करेगा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर? क्या करेगा बच्चा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर? इज इट गोइंग टू हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रीट करेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। ABP
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही यार, ABPP है। चलो इसको भी लिख देते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दोनों के ही फंक्शन बता दो फिर। देखो इस तरीके से चीजें ना बेटा रिलेट होती है, इस तरीके से चीजें रिलेट होती है एक्चुअल में, ठीक है। जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो उसी को आगे अप्लाई कर रहे हो कई बार। स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैम ये जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर होते हैं यही तो उस गोल गोल स्पर्मेटिड को मोटाइल मूव करने वाली स्पर्म्स में कन्वर्ट करती है। यानी कि मैं लिख सकती हूं ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रही है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रही है, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड ऑफ कोर्स बेटा क्या टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प नहीं कर रहे? देखो क्या होगा, यही तो ABP जाके बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। याद आ रहा है, मैंने ये पॉइंट पहले भी लिखवाया हुआ है, ये पॉइंट बच्चों मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन काम ही है इसका एंड्रोजन से बाइंड करके आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखना, और ऑफ कोर्स जब टेस्टोस्टेरोन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। अब देखो इनहिबिन जो है ना, इनहिबिन हार्मोन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, शायद मैं एक बार रीड करवा दूंगी, पर मैं इसका फंक्शन आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल समझा रही हूँ। बेटा आप मुझे बताओ, जब स्पर्म बनने की जरूरत है तब स्पर्म बनेगा, जब स्पर्म बनने की जरूरत नहीं है तो स्पर्म नहीं बनेगा। इसी का तो रेगुलेशन कर रहा है ना ये। तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक की भी जरूरत है। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब था, जिन्होंने 11th क्लास नहीं पढ़ी है उनके लिए स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे आप सबसे आसानी से समझ सकते हैं कि आप हमें फीडबैक देते हैं, ठीक है, राइट। यस प्रीतम, यस शुभदीप। बेटा हमने एक बहुत बेसिक सी चीज ना 11th में पढ़ी थी, लेकिन जो बच्चे मेरे से 11th में नहीं पढ़े उनके लिए बेसिक एक चीज बताती हूँ। टीचर किसको पढ़ा रहे हैं बेटा? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स टीचर को फीडबैक देते हैं, फीडबैक, ठीक है। नहीं देते हो तो देना चाहिए बेटा, ठीक है। 10 स्टार रेटिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स बेटा टीचर को फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। दो तरीके का फीडबैक हो सकता है, देखो पॉजिटिव या फिर क्या हो सकता है नेगेटिव। आपके बॉडी में भी बेटा हार्मोन्स एग्जैक्टली यही चीज करता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक देता है या तो नेगेटिव फीडबैक देता है। फीडबैक देना क्यों जरूरी है? आपका भी फीडबैक देना क्यों जरूरी है? फॉर अ वेल रेगुलेशन, एक रेगुलेटेड वे में काम चलता रहे उसके लिए। अपन भी आपको फीडबैक देंगे, लक्ष्य बैच कैसा है मेरा, अर्जुना बैच कैसा है मेरा, या आगे कोई बैच मिलेगा तो सारे बैचेस में बेस्ट बैच कौन सा है मेरा, तो अपन का भी फीडबैक होता है तुम लोग के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही थी, अब मैं आपको ये बोल रही थी कि पॉजिटिव भी फीडबैक हो सकता है, नेगेटिव भी फीडबैक हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि फिर आपने जिसको फीडबैक दिया है वो आपको कंटिन्यू करता रहेगा पढ़ाने के लिए या कंटेंट देने के लिए, क्योंकि आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया। या नेगेटिव फीडबैक दोगे तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा जरूरी हो सकता है या नहीं हो सकता मेरे को नहीं पता, मेरे पे डाल मत देना ये चीज कि मैम आपने बोला था ऐसे ऐसे होता है, मैम ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल है बेटा, इमेजिनेशन में मैं आपको बता रही हूँ। नेगेटिव फीडबैक दिया किसी को तो डिसकंटिन्यू, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है तो बेटा नॉर्मली जिस तरीके का रेगुलेशन होता है कि ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, प्लस का मतलब है पॉजिटिव, यार पॉजिटिव मतलब कि कंटिन्यूएशन हो रही है रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब जब स्पर्म्स बनने की जरूरत नहीं है या जब स्पर्म प्रॉपर्ली, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब हर चीज सही से होनी चाहिए, जब जरूरत है तब बने, जब जरूरत नहीं है तब ना बने, उसके लिए नेगेटिव फीडबैक होना जरूरी है। तो इनहिबिन, पहले मैं टेस्टोस्टेरोन का बताती हूँ। देखो जब टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, कब जरूरत है? जब स्पर्म बनना है तब तो ये नॉर्मल रिलीज हो रहा है। जब इसकी जरूरत नहीं है तो ये क्या करता है ना बेटा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। आप बस इसी तरीके से लिख के रखो, आप बस इसी तरीके से लिख के रखो, ठीक है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात बेटा कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो LH को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, यानी उसकी सिंथेसिस को रोक सकता है, और GnRH की भी सिंथेसिस को रोक सकता है, समझ रहे हो। लेकिन बेटा जो इनहिबिन मैंने आपको बताया हुआ है ये NCERT में है नहीं, वैसे तो
it can only give negative feedback to FSH. It can only give negative feedback to FSH. ये FSH को रोक सकता है, FSH को negative feedback दे सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, gives negative feedback to only FSH. जब FSH होगा ही नहीं, आप सुनना मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, क्यों कर रहे हैं हम। जब स्पर्म को बनना ही नहीं है, जब मेल्स को इजैकुलेट करना ही नहीं है, उस केस में स्पर्म नहीं बनाना है, अपन को स्पर्म नहीं बनाना है, तो उसकी सिंथेसिस को किसी तरीके से रोकना है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ने तो सबसे पहले अपना काम किया कि उसने कहा कि GnRH को ही मत बनाओ ना, जब वो नहीं बनेगा तो LH नहीं बनेगा, LH नहीं बनेगा तो लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, और जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो फिर बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट कैसे होगी, ठीक है। इन द सेम वे उसकी मदद इनहिबिन भी कर सकता है। इनहिबिन कहेगा कि FSH मत बनाओ यार, FSH नहीं बनेगा तो सर्टोली सेल से कौन बोलेगा कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करो, स्पर्म को मैच्योर करना है, जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है भाई। क्या मेरी बात समझ पाए। फिर भी आपको थ्योरी के फॉर्म में मैं 2-4 लाइन लिखवा दूंगी, आपको ये फ्लो चार्ट्स तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन ना आपको लास्ट मोमेंट पे ना अगर थोड़ी सी इससे रिलेटेड, मैं नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड 1-2 लाइन थ्योरी की लिखवा दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो मैं इसको लिखवा दूंगी, ठीक है। यस यस बच्चा पार्टी, यस बच्चा पार्टी, एक बारी मैं बताओ बेटा, थ्योरी में लिखवा दूं। यस जल्दी बताओ यार, वॉइस सही आ रही है, स्पैम कर रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। वापस से बता दूं मैम, मैं वापस से बताऊंगी, लेकिन उसको नोट में लिखवाने के बाद। मैं आपको बेटा 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूं कि आप पहले इसे लिखिए, मैं इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो एक नोट के फॉर्म में अगले पेज पे लिखवा रही हूं, और फिर मैं वापस से आपको समझा दूंगी उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है। नो प्रॉब्लम, मैं वापस से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम गिविंग 2 मिनट्स टाइम फॉर द किड्स हु हैव नॉट रिटन दिस पेज। सो 1928 हो रहा है, मैं 1930 पे अगला पेज बढ़ाऊंगी, ठीक है। बेटा देखो 2-2 मिनट का टाइम तो दे सकती हूं मैं हर स्लाइड पे, क्योंकि मेरे साथ साथ बोलते बोलते भी कई बच्चे लिख रहे होंगे। 2-2 मिनट का टाइम दे सकती हूँ, बट 10-10 मिनट्स का या 5-5 मिनट्स का टाइम तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। ये मैं उन बच्चों, उन शैतान बच्चों के लिए कह रही हूँ जो कमेंट्स में लिख देते हैं कभी कभी, मैम 5 मिनट्स का टाइम दिया करो, ठीक है। तो 2 मिनट्स दूंगी तभी तो बेटा आगे भी बढ़ पाऊंगी ना, वरना कई सालों तक बेटा हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे सिलेबस में, ठीक है। यस माय बच्चावाड़ी, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, लिख लिया है क्या, ठीक है। अभी तो 1928 का 1928 ही हो रहा है यार, हिला तक नहीं है समय। चलो जिन्होंने, मैं ना जब तक ये समय हो रहा है तब तक मैं बाकी बच्चों के लिए रिपीट कर देती हूँ जिनको डिफिकल्टी लग रही थी। बेटा देखो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या रेगुलेशन बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो कैसे हो रही है, और अगर किसी को, किसी मेल के अंदर आप कोई मेल इजैकुलेट नहीं कर रहा है, या उसको स्पर्म, उसके स्पर्म को हमें मतलब ऑफ कोर्स इजैकुलेट नहीं करना है, यानी स्पर्म सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। नॉर्मल सिंथेसिस में आप देखते हो कि यार हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट सेल है लेडिक सेल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट सेल है बेटा सर्टोली सेल, जो कि मल्टीपल फंक्शन करती है। लेडिक सेल से जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ऑब्वियसली ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। सर्टोली सेल से जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज होते हैं बेटा, वो स्पर्मेटिड की कन्वर्जन स्पर्म्स में करवाते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर जो सर्टोली सेल से रिलीज होता है, वो आपके एंड्रोजन से बाइंड करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। इसके अलावा बेटा ये सर्टोली सेल इनहिबिन भी बनाते हैं। अब जब जिनमें स्पर्म बनना है उनमें तो ये प्रोसेस होना चाहिए, जो इजैकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, जिनको स्पर्म अब नहीं चाहिए बेटा, उसकी रेगुलेशन कैसे होगी। यानी कि अब मुझे किसी भी तरीके से इन हार्मोन के बनने को रोकना है ताकि ये हार्मोन फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस ना करवाएं, तो मुझे इनको रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा, तभी तो वो रुकेंगे ना। इनहिबिन बेटा किसको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, सिर्फ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये एफएसएच को रोक सकता है सिर्फ, ये जीएनआरएच को नहीं रोक रहा है।
लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन आपकी जीएनआरएच को भी रोक सकता है, एलएच को भी रोक सकता है। भाई जीएनआरएच रुक गया तो क्या होगा, जब जीएनआरएच है ही नहीं तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे कौन एक्ट करेगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा। लेकिन बाई चांस अगर वो भी होने लग जाए तो उसके लिए भी मेरे पास एक काम है कि टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा वो डायरेक्टली आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। देखो जब बेटा नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस जो इजैक्यूलेट नहीं कर रहा है उसके पास जो टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है या जो बेटा इनहिबिन प्रेजेंट है, उसका क्या काम है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब आपको जरूरत नहीं है। उस केस में ये बेटा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, उस केस में बेटा ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं। समझ आ रही है बात? यस। एक बच्ची कह रही है मैम प्लीज डिक्रीज योर स्पीड। अरे भाई ये रिवीजन है बेटा, जो चीज पढ़ाई है उसकी रिवीजन है, तो इसको स्पीड में तो बोलना ही पड़ेगा ना बेटा। अरे बेटा यार दुखी मत किया करो बेटा। लिख दूं आगे पेज में, नेक्स्ट पेज में लिख दूं? यस। चलो मैं इनके नेगेटिव फीडबैक्स के बारे में लिख देती हूँ चीजें, ठीक है। हालांकि आप इसमें देखोगे कि वो एक्स्ट्रा है, मैं देख भी लेती हूं, ठीक है। हाँ तो मैं उसको अतिरिक्त ज्ञान में लिख दूंगी, मैं अतिरिक्त ज्ञान में ब्रैकेट में लिख दूंगी, ठीक है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखती हूँ और फिर मैं एक्स्ट्रा ज्ञान में लिख दूंगी उसे, अतिरिक्त ज्ञान में, ताकि आपको लास्ट तक याद रहे। क्योंकि ना बच्चों को ये लगता है कि मैम ने जो भी बोर्ड पे लिखवाया है सब एनसीईआरटी में है, यानी कि सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात तो ये कि एबीपी बाइंड्स टू टेस्टोस्टेरोन to increase its concentration in testis to promote spermatogenesis। ठीक। नंबर टू sperm maturation factor helps in spermiogenesis। एक्स्ट्रा ज्ञान, negative feedback includes FSH नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, सॉरी इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एफएसएच को, एंड टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है जीएनआरएच एंड एलएच। बस इतना ही है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये लिखना है, ये लिख लो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, फटाफट से इसे नोट कर लो, एवरीबॉडी। यस जल्दी डन कर लो बेटा, फटाफट से डन। यस मैम व्हाट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन? इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। एसएमएफ का मतलब पीछे लिखा हुआ है,
कॉन्सेंट्रेशन से सुनो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है? पक्की बात, सबका डन 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 हो गया है? क्लास की टाइमिंग्स बच्चों को पता नहीं है क्या? 8 बजे तक तो क्लास होती है, कब तक क्लास चलेगी? यस, इसका कौन सा 3D मॉडल लेके आऊं बेटा? जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी किया था कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ही एंड्रोजन से बाइंड करेंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन, उससे बाइंड करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे ताकि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, ठीक है? पक्की बात। एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं बच्चों। ओपन द एनसीईआरटी फॉर हार्मोनल रेगुलेशन। तो अब बेटा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो जाएगा, अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो जाएगा, अब हम फीमेल पे मूव कर सकते हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा है हमने यहां, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यही चीज बेटा हमने बोली थी कि यार गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की हाई कॉन्सेंट्रेशन जब होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो उसी की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बच्चों क्या होता है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होती है। If you recall, it is a hypothalamic hormone and the increased level of GnRH then act at anterior pituitary gland and stimulate the secretion of 2 gonadotrophin। यानी यहां से आपको पता चल रहा है, एक वर्ड लिखा है गोनाडोट्रोफिन और एक वर्ड लिखा है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वो जो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कराए, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वो जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाए। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का और गोनाडोट्रोफिन पिट्यूटरी का। क्या होता है गोनाडोट्रोफिन? FSH एंड LH। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? जो इसको रिलीज करवाए वो रिलीजिंग हार्मोन, जो इसको रिलीज करवाए वो रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोफिन सी तो है FSH और LH, ठीक है? आगे गोनाडोट्रोफिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH act at Leydig cell and stimulate the synthesis and secretion of androgen। Androgen मतलब testosterone। Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis। कैसे stimulate करता है? Initiate करवाता है androgen binding protein से bind करके, ठीक है? FSH act on Sertoli cell and stimulate the secretion of some factors। मेरे को बताओ which factor? देखो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पेज नंबर 31 इन न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में शायद 47, ठीक है? यही छोटी छोटी बातें हैं बेटा। देखो क्या लिखे है, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। विच फैक्टर्स? विच फैक्टर्स? विच? SMF, अभिलाषा वेरी गुड, यशस्वी, सुनैना, अदिति, चांदनी, राघव वेरी गुड, रूबी यस, नितिन वेरी गुड। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या एनसीईआरटी क्लियर होती जा रही है? साथ के साथ हमने एक भी लाइन बेटा एनसीईआरटी की अभी तक मिस नहीं की है जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ी है, एक सिंगल लाइन भी नहीं। क्या क्लियर हो गया सभी को? एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई वॉन्ट योर अटेंशन फॉर द रेस्ट 20 मिनट्स बिकॉज आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बहुत बेटा रिपीट आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए, बट बेटा टाइम तो जितना है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना पेशेंस आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? यस एवरीबॉडी। और देखो यहाँ पे इनहिबिन वगैरह का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने उसको अतिरिक्त ज्ञान में लिख दिया है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान में लिखा और बहुत ज्यादा आपको बताया भी नहीं है उससे रिलेटेड, ठीक है? यस, पक्की बात। अब बेटा हेडिंग डालो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज ह्यूज, क्वाइट बिग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो छोटा है पढ़ने के मामले में, लेकिन आगे जब मैं इससे रिलेटेड, देखो जब जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड हमने बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा और हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा। ऐसे फीमेल की सारी चीजें हमें साथ पढ़नी है जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर बेटा हमें अलग से हर एक के बारे में पढ़ना है, ठीक है? फिर हमें इससे रिलेटेड जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है यानी कि oogenesis उसे पढ़ना है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही हम मैमरी ग्लैंड भी पढ़ लेंगे और लैक्टेशन भी पढ़ लेंगे, oogenesis पढ़ेंगे यानी गैमीटोजेनेसिस, फिर साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे। तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है बेटा, मस्त। सच्ची बिलीव मी,
यू विल लव oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ यू अंडरस्टैंड इट। जैसे कई बच्चों को कॉन्सेप्ट अगर पसंद होते हैं ना बेटा, तो उनको देखो, उनको रट्टे वाले में फिर मौत आती है, लेकिन अगर कंसेप्ट पसंद है आपको, तो आपको ट्रस्ट मी बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ऐਵੇਂ ही था, आपको oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो क्या बेटा हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू कर सकते हैं बच्चा पार्टी? मेरे को बताइए एक बारी, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स? आई वांट योर अटेंशन फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, और जितनी चीजें डायग्राम में लिख सकते हैं उतनी चीजें डायग्राम में लिख लेंगे, ठीक है। शुरू करें? यस। देखो, जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, it consists of the male accessory duct, it consists of the male accessory gland, and it consists of the male external genitalia। वैसे ही फीमेल में होगा, हालांकि फीमेल के केस में एनसीईआरटी रीड करोगे तो इस तरीके से दिया नहीं है, पर वही सेम चीज है यार। वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, यहां प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। किसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते थे? जिसमें गैमीट भी बनता है, जिसमें हार्मोन भी रिलीज होता है। राइट है बात, राइट है बात। इसके अलावा बेटा वहां एक्सेसरी डक्ट थे। कौन कौन से? याद करो, रिवीजन है ये। रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। यहां भी बहुत सारे बेटा डक्ट्स का पार्ट है। देखो ये जो दिए हुए हैं यहां एनसीईआरटी में, द डक्ट्स like the oviduct, the pathway जिससे स्पर्म जा रही है, यूट्रस, the cervix, ये वही पाथवे है। हालांकि एनसीईआरटी ने अलग से इस तरीके से दिया नहीं है, ठीक है। जैसे वहां पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यहां पे भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो कि डिटेल में दिया हुआ है एक पैराग्राफ में कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। देखो एनसीईआरटी की लाइन ये आपके लिए रीड कर देते हैं, जैसा एनसीईआरटी कहती है। अब देखो वहां पे भी एसेसरी ग्लैंड थे, यहां पे भी एसेसरी ग्लैंड होते हैं, पर एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं। मैं सिर्फ उनके नाम मेंशन करूंगी, एक भी काम उसका नहीं बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं। वहां तो क्लियरली दिया हुआ है, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। यहां नाम तक मेंशन नहीं किया है। यहां पे 2 ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स पढ़ते हो, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स पढ़ते हो, स्कीन्स ग्लैंड, बट यहां मैं सिर्फ नाम बताऊंगी, कार्य नहीं बताऊंगी, क्योंकि दिया ही नहीं है। क्या कहती है एनसीईआरटी? इट कंसिस्ट ऑफ बेटा पेयर ऑफ ओवरी अलोंग विद, ये देखो ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सारे सेकेंडरी हैं। ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, है ना। और देखो क्या दिया हुआ है, दीज पार्ट्स along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। जब आप इन सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के साथ में मैमरी ग्लैंड को भी जोड़ देते हैं, तो यही बेटा पूरा पार्ट है जो आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वे में ओव्यूलेशन को सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करेगा, चाइल्ड बर्थ को, चाइल्ड केयर को भी सपोर्ट करेगा। तो पहली एनसीईआरटी की लाइन हम एग्जैक्टली एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। कहां गया बेटा? सुंदर सुंदर से लिखना चालू करना, ठीक है। It consists of a pair of ovaries, paired oviduct, fallopian tube, a uterus, cervix and vagina, नहीं and vagina नहीं, cervix, vagina and external genitalia। हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना भी है आगे। अभी तो मैं एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूं। Along with
a pair of mammary gland along with a pair of mammary gland. इसका 3D मॉडल है मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी. अभी बहुत सारे बेटा एनिमेशंस और 3D मॉडल्स यूज होंगे जब मैं oogenesis पढ़ाऊंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक 3D मॉडल दिखाऊंगी. ठीक है, ठीक है. तो आर्या बेटा आपको किसने बोला है वो सॉल्व करने के लिए? मैंने तो बोला ही नहीं है ना. ठीक है. Along with a pair of mammary gland, it structurally and functionally supports. बेटा स्टेटमेंट वाइज भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, आपके नीट में भी आते हैं. तो स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए. ठीक है. सपोर्टिंग लिख दिया मैंने. स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली supports ovulation या oogenesis. ओव्यूलेशन यानी कि oogenesis, fertilization, pregnancy, childbirth and care. बेटा इसको डन कर लो. आज मैं सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनवाऊंगी और कल हम उसी को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे. आज बस डायग्राम एक आउटलाइन बनवा दूंगी, जैसे स्पर्म का बनाया था ना वैसा एक आउटलाइन दे दूंगी, लेकिन उसकी ज्यादातर एक्सप्लेनेशन बेटा. ठीक है. हाँ, यस, जल्दी से बच्चा पार्टी. यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. डन डना डन 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 डना डन डन करो. मैम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कराऊंगी बेटा, बिल्कुल कराऊंगी. हमेशा कराती हूँ, 11th में भी कराती थी और अभी भी कराऊंगी. और आप लोग कभी कभी पूछते हो ना कितने प्रीवियस ईयर. बेटा सबसे बेस्ट होते हैं पिछले 5 साल के, सबसे बेस्ट होते हैं पिछले 5 साल के, सबसे रिलेटेबल होते हैं. जो तुम्हारे अब आने के चांसेस हैं वो है लास्ट 5 ईयर. दैट इज द बेस्ट फॉर यू, दैट इज द बेस्ट फॉर यू. डन 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 हो गया बेटा. एक बहुत प्यारा गाना सुनाऊंगी अगर तुम आराम से बैठे रहे 8 बजे तक. ठीक है. डन 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 एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. ठीक है. अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो यार, साथ में तुम लोग एकदम रहते हो. बढ़िया बैच है यार तुम्हारा. बैच बहुत फर्स्ट क्लास बैच अभी तक चल रहा है. हालांकि वो तो तुम्हारे रिजल्ट्स अभी जब मैं देखूंगी थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ में आएगा कि कैसी पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सेक्शनल व्यू बनाने वाले हैं. ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला सेक्शनल व्यू बनाने वाले. हेडिंग डाल लो दिस डायग्राम. तो छोटू सा एक डायग्राम अभी बनाते हैं. छोटू सा तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही बनेगा. आप कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट करो, लैंडस्केप में टर्न कर लो, क्योंकि लैंडस्केप में कन्वर्ट करोगे तो चीजें लेबल करने में आसान रहेगी. लैंडस्केप पहले ही बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया लैंडस्केप. ठीक है. तो लैंडस्केप बच्चों, लैंडस्केप अब मैम बनाना चालू कर रही है. ठीक है. हर एक पार्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है. मैंने क्या बोला? हर एक पार्ट को. कई पार्ट्स के बारे में मैं डायग्राम में ही लिख दूंगी, जिन पार्ट्स के बारे में मैं डायग्राम में नहीं लिख पाऊंगी उसको हम अलग से लिखेंगे. ठीक है. ठीक है. चलो, लैंडस्केप, फ्रेश पेज, नया पेज. चलो बच्चों, बस बस बस. लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में ही बच्चे एकदम अटके रहते हैं. लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में पूरी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी. पूरी पूरी क्या बीत जाएगी? पूरी तुम्हारी ना ये बीत जाएगी 12th. बराबर बना है क्या?
या उल्टा पुल्टा बना है? साइड से देखूं एक बारी। थोड़ा वो छोटा बना है ना, और ये थोड़ा मोटा बना है। अरे यार ये क्या हो गया? ये इसके थोड़ा पास नहीं बना ना। देखो भाई पेंसिल से बनाओ यार, मैं तो बार बार मिटा लूंगी, तुम नहीं मिटा पाओगे। अब सही है यार, ये थोड़ा मोटा बना है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, यस। अब बस मैं इतना ही बराबर कर पाई बेटा, मैं इतना ही बराबर कर पाई, ठीक है। डन है, डन है यहां तक। मैम एक साइड छोटा एक साइड बड़ा बना है। यार मैं इसको बराबर नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूं? मैं इसको बराबर कर नहीं पा रही हूँ। बात तो तुम गलत नहीं बोल रहे हो, बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। यार बस बस, अब तुमने मेरी डायग्राम में और मॉडिफिकेशन मत कराओ, नहीं तो मैम को मौत आएगी अभी, ठीक है। काफी बराबर कर दिया, इससे ज्यादा बराबर करने की जरूरत नहीं है। आए बड़े, खुद का डायग्राम तो बड़ा बराबर बनाओगे। चलो बस, अब मैं भाई बनाना चालू कर रही हूँ बाकी सारी चीजें, ठीक है। मेरे से ना मतलब तुम बड़े चालाक हो, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। लास्ट तक मेरे से सिर्फ बराबर ही करवाते रहते हैं। वेरी चालाक, मेरे क्लास के बच्चे वेरी चालाक। हाँ ठीक है। ओए बना रहे हो ना बेटा, बना रहे हो ना डायग्राम? एवरीबडी डायग्राम मेकिंग, यस और नो? ये अभी भी ना इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डायग्राम बना रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। मैम आप तो बहुत, क्या हो क्या? चलो थोड़ा सा मैं बेटा कोशिश करती हूँ, तब तक तुम इसका आउटलाइन बनाओ। मैं वापस से एक ट्राई मार रही हूँ इसको बराबर करने का, जो कि मुझे पता है कि मैं बहुत गंदी तरीके से फेल हो जाऊंगी, बट कोई नहीं बेटा, एफर्ट्स करने जरूरी है। अगर मैं फेल हो गई तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मैं दूर से एक बारी देखती हूँ, अभी भी छोटा बना है बेटा। प्रॉब्लम किसमें है? इसमें है क्या प्रॉब्लम? आई थिंक मेरे से ना बेटा ये कभी कभी ना अनइक्वल को ना इक्वल करने में बड़ी मौत आती है। अब मैं बेटा नहीं कर रही हूं यार, बस हो गया। अभी देखो चलो, अब हम लेबलिंग करते हैं बेटा, लेबलिंग करते हैं। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा लेबलिंग करते हैं, मेरे साथ साथ लेबलिंग करो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसे बोलते हैं ओवरी। ये क्या बनाया हुआ है बेटा? ओवरी। पेयर्ड होती है, इस साइड भी है इस साइड भी है, ठीक है। हाँ छोड़ दिया बेटा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। परफेक्शन के चक्कर में ना समय बीत जाएगा बेटा। देखो क्या बोला हमने? हमने बोला फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसे बोला जाता है ओवरी। जिसे क्या बोला जाता है बेटा? ओवरी बोला जाता है। तो यहां पे एक ओवरी दिख रही है, यहां पर एक ओवरी दिख रही है। ओवरी के अंदर बेटा क्या हो रहा होता है? एग फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं oogenesis। जिसे क्या बोलते हैं? oogenesis। अंडा बनता है और अंडे को कैरी करने के लिए एक डक्ट होती है, ये वाली डक्ट, जिसे बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। यस तो मैं यहां पे आपको ये वाला जो डक्ट बना के दिखाया ना,
इसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं बेटा। और फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि तो मैं यहाँ पे जितना लेबलिंग कर पा रही हूँ आज मैं उतना कर देती हूँ, बाकी तो हमें कल कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको ये ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके में ऐसे हाथ जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। इस पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला। मैं सारा कुछ कल समझाऊंगी। इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। ये तीनों मिल के जो पार्ट बनाते हैं वो है आपका फैलोपियन ट्यूब। वो है क्या? आपका फैलोपियन ट्यूब। समझ आ रही है बात सभी को? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। देखो फैलोपियन ट्यूब जैसे वैस डिफरेंस बनाया था तुमने, है ना, स्पर्म को कैरी कर रही थी। यहां बेटा एग बनेगा ओवरी के अंदर। उस एग को कलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के मैंने 3 पार्ट्स यहां पे लिखवाए। पहला पार्ट इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्प्यूला, तीसरा पार्ट इस्थमस। फिम्ब्रिये क्या होता है श्रियांशी बेटा वो कल बताऊंगी, आज तुम्हें उतनी सारी डिटेलिंग नहीं दे रही हूं, ठीक है। वो मैं अगले दिन बताऊंगी, ठीक है, वो मैं अगले दिन बताऊंगी, ठीक है। यहां कुछ कुछ पार्ट जो मैं लेबल कर सकती हूँ बेटा, आप मेरे साथ लेबलिंग कर लो। एक काम करो, मैं समझाऊंगी अब कल, आप अब इसे लेबल कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फास्ट आपको नहीं पढ़ाना चाहती। तो आप बस जो पार्ट्स मैं अभी लेबल कर रही हूं आप बस वो लेबल कर लो। समझाऊंगी मैं कल, यहीं से कंटिन्यू करूंगी, यहीं से कंटिन्यू करूंगी, इसी डायग्राम को ले आऊंगी वापस, ठीक है। वजाइना, दिस इज सर्विक्स, ठीक है। पेरीमेट्रियम, अरे इसी डायग्राम से बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, ठीक है। मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, बस दैट्स इट। मैं इसके बाद आपको कल ही बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। बस इतना नोट कर लो, बस इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो बस, पक्का पक्का लास्ट है, ठीक है। यहां से मैं कल आपको बताऊंगी तो मैं 3D मॉडल भी कल ही आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये सेम डायग्राम कल लेके आएंगे, ठीक है, और यहीं से आपको कल से एक्सप्लेन करना चालू करूंगी, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि क्लास को स्ट्रेच करने की जरूरत है तो मैं स्ट्रेच करूंगी, जहां जरूरत नहीं है बेटा तो वहां बाकी बच्चों को दुख नहीं दूंगी मैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको मैं एक होमवर्क देके जा रही हूं। होमवर्क ये कि आपको बेटा एनसीईआरटी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बेटा सुबह से स्कूल भी करते हैं, फिर ये वाली क्लास भी करते हैं। बेमतलब का उनके लिए मैं क्लास खींचूं तो उनको बेटा टेंशन हो जाएगी ना, टेंशन मतलब उनके लिए फीजिबल नहीं है। तो आप क्या करिए बेटा, आप यहां तक, पहले आप यहां तक बेटा नोट कर लीजिए। क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया एवरीबॉडी? यस। समाप्ति एक्सप्रेस अब कल चलाएंगे ना, अभी तो जितना पड़ा है उसको रिवाइज करवा तो दिया है ना। 3D मॉडल कल। अब बेटा जब यहां तक पूरा पढ़ा ही नहीं है तो 3D मॉडल दिखा के तुम कैसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। हमने बहुत बेटा मतलब बिना कंजूसी के डायग्राम बनाया है, बहुत खुल के डायग्राम बनाया है, ठीक है। डन 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 कर लो फटाफट से, ठीक है। आज तो हम पढ़ नहीं पाए इससे ज्यादा, पर कोई नहीं, ये डायग्राम में रख देती हूं, ये पढ़ के आ जाना। क्या आप लोगों का हो गया? क्या हो गया? देखो थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो बेटा करेंगे। जहां कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी 15-20 मिनट में आपसे लूंगी, बट अभी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं ले रही हूं।
ठीक है। तो जिस वक्त में मेरे को जरूरत होगी तो उस वक्त में आप भी मेरी बात समझना, अगर बाई चांस, पर मुझे लगता नहीं है कि जरूरत होगी कभी, ठीक है, वेरी स्मूथली ही चलेगा। बट अगर कभी किसी को जरूरत भी पड़े तो कभी कभी समझ लेना, नॉट ऑलवेज, ठीक है। चलो डन है, डन है, पक्की बात। चलो थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाउ वाज द सेशन एंड विच टॉपिक डिड यू एंजॉय द मोस्ट। बट अभी तो एंजॉय करने वाले टॉपिक्स आगे आने वाले हैं जो और बढ़िया टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। हाँ चलो, बहुत ही छोटा सा एक गीत संगीत आप लोगों के लिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। यस तो क्या आप करेंगे वाह 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 वाह, ठीक है। चलो क्या कल, इसको देखो यहाँ गिरीश, बेटा गिरीश कह रहे हैं मत सुनाओ, ये गिरीश अलग ही धुन में है। चलो यस चलो फटाफट से बाय करेंगे फिर। यस तुम लोगों के लिए, ठीक है, जो तुम लोगों के लिए बिल्कुल रिलेटेबल है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहो, अच्छे अच्छे रिजल्ट देते रहो, मेरे प्यारे प्यारे सपोलो। मिलते हैं तुमसे कल, ठीक है। टिल देन थैंक यू, टाटा बाय बाय, ठीक है। बाय बाय यार, पढ़ाई करना बेटा, ठीक है। ये सब होता रहेगा बट सबसे पहले पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, और अच्छा इंसान बनना है। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।